मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही कम वेटेज रखता है आपके एनडीए के सिलेबस में, बट अगर हम इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा लें, मैक्सिमम क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स लगा लें, तो हमारे पास एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज को। तो हमारे पास टॉपिक, हमारे पास आज का जो है वो हमारे पास है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्क, when work is done on the body, it gains energy, it loses energy, its energy remains constant, none of the above. So question क्या पूछ रहा है, देखो कि when work is done on the body, when work is done on the body, it gains energy, it loses energy, its energy remains constant and none of the above. So बच्चों, एक बात आप याद रखेंगे, जब भी work is done on the body होगा तब क्या करेगा, बॉडी जो है it will gain energy। याद रखेंगे हमेशा, it will gain energy। अच्छा, अगर वो एनर्जी गेन कर रही है बॉडी, तो ऑब्वियसली क्या है, बॉडी में स्टोर रहेगी वो एनर्जी। तो एनर्जी जो स्टोर रहेगी बॉडी में वो किस फॉर्म में रहेगी, ईदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इनमें से किसी भी फॉर्म में क्या कर सकती है, एनर्जी क्या कर सकती है, गेन कर सकती है बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यूमेरिकल है जो हमसे क्या कह रहा है, टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें क्या कर रखा है कि दो बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि हमें क्या दे रखा है, एक बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी Ka है, दूसरी हमारे पास जो बॉडी है लेटस से कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, Kb है, और उनका रेशियो हमें क्या दे रखा है, 4:1 दे रखा है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, रेशियो ऑफ देयर मासेस हमें फाइंड आउट करना है। और एक इन्फो और प्रोवाइड करी हुई है इस क्वेश्चन में कि उनके लीनियर जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इक्वल है। इट मीन्स दैट हमारे पास जरूर एक रिलेशन होगा लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारे पास क्या होता है, 2p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2mk। बट हमें क्या दे रखा है कि दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है, दैट इज पहली बॉडी का मोमेंटम अगर pa है और दूसरी बॉडी का मोमेंटम pb है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। अगर हम इसको क्या करें, इक्वेट करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2। ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, दो अलग अलग बॉडीज है तो उनके मासेस क्या होंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये ma हो जाएगा, ये k हो जाएगा। इसको इक्वल टू करेंगे, देखो हमारे पास क्या आएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2mb और ये आ जाएगा हमारे पास kb। अब रूट से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मींस हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, ma ओवर mb। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो वी विल बी गेटिंग kb ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ka हमारे पास आ जाएगा। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें Ka रेशियो Kb दे रखा है, बट यहां पर हमारे पास क्या रखा है, Kb ओवर Ka। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रेशियो 1:4 हो जाएगा। सो 1:4 क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो बच्चों, इस रिलेशन को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2mk। ये आपके पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है, और इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके एनडी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। देखिए क्या पूछा गया है कि अगर क्या हो रहा है, किसी भी बॉडी में उसकी काइनेटिक एनर्जी में अगर 300% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या निकालना है हमें, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो लेट अस सी दैट कि हमारे पास क्या है, कि लेट अस से कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है
वो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, लेट अस से कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि कोई काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, ई है, और हमें रिलेशन तो पता है, देखो मोमेंटम और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में हमें रिलेशन तो पता है, दैट इज पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m लिखेंगे हमारे पास। देखो इस समय हमने काइनेटिक एनर्जी को ई लेट किया है, तो इट मींस दैट हमारे पास के की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ई लिखेंगे। अच्छा, हमसे कहा है कि काइनेटिक एनर्जी को क्या करा गया है, 300% इंक्रीज करा है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसका मतलब है 300% ऑफ, पहले ई निकाल लेते हैं, 300% ऑफ अगर हम क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3e आ जाएगा। परसेंटेज तो आपको निकालना आता ही होगा, 300 मल्टीप्लाइड बाई ई होल ओवर 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब अब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आ गई है, क्योंकि इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी में कितना हुआ है, 300% का हुआ है, इसका मतलब 3e इंक्रीज हुआ है। इनिशियल क्या थी, ई थी, अब 3e हो गया है, इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी जो अब हो गई है वो हमारे पास इंक्रीज करने के बाद e प्लस 3e इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, ये आ गई आपके पास 4e आ गया है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या निकालें, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में अगर इंक्रीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ पर ई है और ये मोमेंटम हमारे पास, इसका मतलब मोमेंटम में भी कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं पी डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2, मास तो वही है, ये मेरे पास आ जाएगा ई डैश, ई डैश अभी अभी हमारे पास क्या है, पी डैश इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m, ई डैश हमारे पास क्या है, 4e मेरे पास आया है। ठीक है, तो 4 का हमारे पास रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो पी डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2me हो जाएगा मेरे पास। अच्छा ये देखो इसका मतलब अभी देखो हमारे पास क्या अंडर रूट ऑफ 2me, हमारे पास क्या है, p है, तो इसका मतलब है p डैश इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, हमारे पास 2p हो गया है मेरे पास। अच्छा इनिशियली क्या था, मेरे पास p था और हमारे पास क्या आ गया है, p डैश क्या आ गया है, मेरे पास 2p आ गया है। इसका मतलब चेंज इन जो मोमेंटम है, चेंज इन जो मोमेंटम है, अगर मैं देखूं चेंज इन मोमेंटम मेरे पास क्या आ जाएगा, p डैश यानी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू 2p माइनस p इज इक्वल्स टू p। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास p आ रहा है, इंक्रीज इन मोमेंटम p आ रहा है, इसका मतलब है परसेंटेज इंक्रीज चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ होगा, इसका मतलब है 100% हुआ होगा। कितना हुआ है, 100%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, मास ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए and B moves with a velocity half that of A, then B has a kinetic energy equal to that of A, half the kinetic energy of A, twice the kinetic energy of A, kinetic energy 1/4 of A। It means that देखिए बच्चों हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें मास जो दे रखा है, मास ऑफ बी, नोट कर लेते हैं इसको, मास ऑफ जो बी है वो क्या दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए दे रखा है हमें। ठीक है, सेकंड इन्फो क्या दे रखी है, बी मूव्स विथ ए वेलोसिटी हाफ दैट ऑफ ए, यानी जो बी क्या कर रहा है, बी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, आधी है किसकी, आधी है ए की आधी है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। और देखिए जो भी हमें स्टेटमेंट ऑप्शंस यहां पर दे रखे हैं ए बी सी डी में, वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, इसका मतलब सीधा सीधा हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब देखो जरा हमारे पास, अगर मैं के ए की काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो के ए की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 हाफ एम वी ए स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं के बी की लिखूंगा तो के बी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ एम, अच्छा यहां पर क्या है, मास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपके पास, यहां पर हाफ एम बी वी बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब हमें एम बी क्या दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ एम ए दे रखा है, तो इसका मतलब के बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर के बी इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एम ए हो जाएगा, और वी बी क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अच्छा अगर आप के बी यहां से कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ एम ए मल्टीप्लाइड बाई 1/4 टाइम्स ऑफ वी ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 4 से आप अगर क्या करेंगे, 4 कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास अगर आप नोट करेंगे तो आपके पास के बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 एम ए
वी ए स्क्वायर आ रहा है आपके पास, एम ए वी ए स्क्वायर आ रहा है। अच्छा अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू के ए आ रहा है, इसका मतलब है के बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, के आ रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दैट ऑफ ए, यानी बी की जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो जो बॉडी ए है उसी की काइनेटिक एनर्जी की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या टर्म आ रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, इसे ई से डिनोट करते हैं, और ये मेरे पास क्या होता है आपके पास, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये होता है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखिए बच्चों, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है ना, तो इसमें जो आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, दीज आर इक्वल। ये दोनों की दोनों की वैल्यू क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब आपकी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब है अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बॉडीज के बीच में, तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट इज ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो देखिए हमें क्या दे रखा है, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 ग्राम, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। अब देखिए अगर मेरे पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसने बोल रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन में क्या किया जा रहा है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। उस ब्लॉक पे नीचे से ऑब्वियसली फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये ऊपर को स्लाइड कर रहा होगा, क्योंकि उसने हमें दिया हुआ कि ब्लॉक इज बीइंग पुश्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर को इसे धक्का दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर फोर्स नीचे से ऊपर को लग रहा है, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक तो फोर्स ऊपर को जाते समय ये लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स इसमें, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और एक जब ऊपर को ले जा रहे हैं इसे इस स्लांट हाइट में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेविटी भी उस पर ऊपर से वर्क कर रही होगी। तो इसका मतलब है हम एक फोर्स क्या कर रहे होंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी लगा रहे होंगे, एक फोर्स नीचे से क्या कर रहे होंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी लगा रहे होंगे। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो टोटल वर्क डन दे रखा है हमें, टोटल वर्क डन जो दे रखा है, टोटल वर्क डन जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 300 जूल दे रखा है। क्या दे रखा है, 300 जूल दे रखा है। अच्छा अगर मैं क्या कर रहा हूं कि वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं, तो ऊपर तक ले जाने में यहां पर क्या लगेगा, कितना वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, mg। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए दैट इज इक्वल्स टू mgh, दैट इज mgh। m हमें क्या गिवन है, देखो 2 kg का ब्लॉक है वो, ठीक है। g उसने बोला है करके कि 10 रखना है। h क्या दे रखा है हमारे पास, हाइट क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन कितना आ गया, 200 जूल आ गया मेरे पास। अच्छा एक अगर हम देखेंगे तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब है एक वर्क हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट भी एक वर्क कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास वर्क डन हमें फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट निकालना है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स वो कैसे निकलेगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना है, 300 माइनस कितना है आपके पास, जो आपके पास वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, इसका मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा, 100 जूल आपके पास आ जाएगा। दैट विल बी योर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम जरा। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो आपके पास है बच्चों, ये एनडीए 2013 में पहले एग्जाम में आया हुआ है, एनडीए फर्स्ट में 2013 में ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली, अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली देन इट्स, देखो एक पार्टिकल क्या कर रहा है, वो फ्रीली मूव कर रहा है। अच्छा अगर कोई पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा ना, तो सबसे पहली चीज तो उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है,
सीधा सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर कोई पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है बस। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही हो सकता है। तो पहला बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, क्योंकि देखो बेटा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर वी स्क्वायर वाला टर्म है। वेलोसिटी अगर आपकी नेगेटिव हुई भी तो ये स्क्वायर वाला टर्म जो है उसे पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब जीरो से कम तो कभी नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन जीरो। देखो ये दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत आ गया हमारे पास। देखो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में तो अभी अभी आपको बताया है कि लेस देन जीरो नहीं हो सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो। देखो ये हमारे पास सही हो सकता है स्टेटमेंट, ये हमारे पास क्या हो सकता है, सही हो सकता है स्टेटमेंट। बट हमारे पास क्या है कि इसमें एक टर्म मिसिंग है। इसमें बोला है काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो, बट जो पहला स्टेटमेंट है उसमें बोला है काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। देखो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी यहां पर बोला है कि ग्रेटर देन जीरो है, यहां पर भी बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होती है, बट ऑलवेज बात नहीं करेगी है। इसीलिए अगर इस सी में से और ए में से अगर कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए हमें करना पड़े, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट करना पड़े, तो हमारे पास क्या होगा, ए होगा। अगर हम थर्ड डी ऑप्शन को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो, ये तो हमारे पास गलत ही हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो तो हो नहीं सकती है। बस सी और ए में हमारे पास यहाँ पर कंफ्यूजन होगा बच्चों को। अधिकतर जो है सी को चूज करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लेस देन जीरो दी हुई है, यानी नेगेटिव दी हुई है, जो कि होती है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज जीरो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को जाते हैं। अ बॉल ऑफ 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप्ड टुगेदर फ्रॉम ए 60 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या है कि दो बॉल है हमारे पास। एक क्या है 2 kg की बॉल है, एक 4 kg की बॉल है, और कहां से ड्रॉप की जा रही है, यानी छोड़ी जा रही है। कहां से, सेम हाइट से छोड़ी जा रही है, यानी 60 मीटर की हाइट से। एक बिल्डिंग है जो 60 मीटर लंबी है, वहां से छोड़ी जा रही है दोनों। तो अब पूछ रहा है कि आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 मीटर, जब 30 मीटर गिर जाते हैं तो क्या होता है, ईच टुगेदर टुवर्ड्स द अर्थ। जब क्या कर रहे हैं, आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 मीटर ईच टुवर्ड्स अर्थ, देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज विल बी इन द रेशियो। यानी बेसिकली हमें इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी, देखो हमारे पास क्या गिवन है। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, हमें मास पहली का कितना गिवन है, 2 kg गिवन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और मास जो दूसरे का गिवन है वो हमें क्या गिवन है, 4 kg गिवन है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का क्या निकाल लूं, काइनेटिक एनर्जीज का क्या निकाल लूं, मुझे रेशियो ही तो निकालना है। चलो रेशियो निकाल लेते हैं। के ओवर के बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास के क्या हो जाएगा, 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और जो नीचे हो जाएगा 1/2 एम बी वी बी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। अच्छा, हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मैं कैलकुलेट अगर करूं से तो मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, एम ए वी ए स्क्वायर ओवर होल ओवर एम बी वी बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज अगर देखो मेरे पास कि सबसे बढ़िया चीज हमें क्या दिया हुआ है कि ये सेम हाइट से ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज बच्चों बड़ा ध्यान रखना कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, नो मैटर व्हाट विल बी देयर मासेस, उससे फर्क नहीं पड़ता कि उन ऑब्जेक्ट्स का मास क्या है, लेकिन अगर वो सेम हाइट से ड्रॉप करे जा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब हमारे पास यहां पर Va इज इक्वल्स टू Vb होगा, इज इक्वल्स टू, जिसे मैं V लेट कर देता हूं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ड्रॉप हो रहा है, जो बॉडीज है, जो बॉल्स है, आपकी जो बॉल्स है, दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट, दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब जब आपकी बॉडीज को सेम हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो हमेशा जो वेलोसिटी होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की, या जितनी भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ये एम ए वी स्क्वायर अपॉन एम बी वी स्क्वायर हो जाएगा।
इसका मतलब है वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ma ओवर एम बी। और ma क्या दे रखा है आपको, ma दे रखा है 2 और mb क्या दे रखा है 4। इसका मतलब आपके पास रेशियो क्या आ गया 1, रेशियो आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहां आया हुआ है, एनडीए 2015 सेकंड में आया हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो आपका क्या है कि संवेग संरक्षण है जो आपके पास, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अगर बॉडीज का कोलिजन हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किसके आधार पर समझा जा सकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नहीं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे नहीं समझा जा सकता। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बिल्कुल समझा जा सकता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पर। बोथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहां पर कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस पर अप्लाई होता है और दूसरा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब कोलिजन हो रहा है तो आप कोलिजन पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट को अगर समझा रहे हैं तो आप वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी लगाते हैं और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लगाते हैं। तो यू हैव टू चूज बोथ द ऑप्शंस, एक को आप नहीं क्या कर सकते हैं, चूज नहीं कर सकते हैं। और ये एनडीए आपका 2015 में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखो वर्क डन आपके पास क्या होता है, W इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है एफ डी कॉस थीटा होता है। देख लो भाई, इसमें से जो टर्म आपका प्रेजेंट नहीं होगा इन ऑप्शंस में वो आपका क्या होगा, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। भैया देखो डिस्प्लेसमेंट पर तो डिपेंड करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है फॉर्मूले में। फोर्स अप्लाइड पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि फोर्स भी है प्रेजेंट यहाँ पर। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ये थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ही होता है। और इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब आपके पास क्या है, इसने पूछा है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर नहीं करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को अगर हम जाएंगे, अ 4 kg मास एंड 1 kg मास आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा इज। अच्छा, बोला गया कि हमारे पास क्या है, दो मासिस है 4 kg का और 1 kg के दो मासिस है और ये क्या कर रहे हैं, ये इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। मतलब हमारे पास जो दोनों मासिस है उनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या है, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसे लेट कर लेते हैं कि वो के है। ठीक है, और हमें किसका निकालना है, मोमेंटा का रेशियो निकालना है। अच्छा, पहले का जो मोमेंटम है वो पी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 2ma के लिख सकता हूं। के तो नहीं लिखूंगा क्योंकि के इज इक्वल टू के बी इज इक्वल टू के हो गया। अच्छा, दूसरे का जो मोमेंटम लिखूंगा वो पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2mb के ही लिखूंगा। अच्छा, हमें तो क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो पी ए ओवर पी बी मेरे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, दोनों का मैं अगर अंडर रूट करूंगा तो देखो अंडर रूट भी कैंसिल होगा और अंदर 2 और k दोनों में कॉमन है तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए ओवर एम बी आ जाएगा। तो एम ए क्या है मेरे पास, एम ए क्या दे रखा है मुझे, एम ए दे रखा है मेरे पास क्या, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट ऑफ एम ए ओवर रूट ऑफ एम बी। तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट ऑफ 4 ओवर 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2:1 मेरे पास आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, देखिए ये बच्चों देखो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ना, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk, ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से आते हैं आपके एनडीए के एग्जाम में। तो इसको आप बिल्कुल जो है ध्यान से एकदम से क्या है कि इसको मेमोराइज कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शेल। अच्छा, शेल से यहां पर बात की जा रही है, जैसे आपके पास क्या होती है ना, बुलेट होती है, ऐसी बुलेट होती है आपके पास, तो ये बुलेट ही को यहाँ पर शेल कहा जा रहा है। ठीक है, अ शेल इन इट्स फ्लाइट मतलब जब हवा में उड़ती है, यानी फायर किया जा रहा होगा ऑब्वियसली तभी उड़ रही होगी हवा में। एक्सप्लोड्स इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स। अच्छा, क्या हो रहा है कि जैसे ये फ्लाइट करती है, जैसे ये फ्लाइट करी, फ्लाइट का मतलब है इसे क्या हुआ, किया गया फायर किया गया गन से, तो ये क्या गया 4 पार्ट्स में क्या हो गई है, 4 अनइक्वल पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गई। अनइक्वल मतलब जैसे मान लो एक पार्ट ऐसा रहा,
एक पार्ट थोड़ा छोटा रहा, एक पार्ट थोड़ा बड़ा रहा, एक पार्ट क्या हुआ और छोटा रहा। तो ऐसे 4 क्या हो गया कि अनइक्वल पार्ट्स में क्या हो गई है, ये एक्सप्लोड हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। अच्छा, सबसे पहली बात है कि आपको ये कोलिजन है एक तरीके का। कोलिजन में आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि कोलिजन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोलिजन आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका कोलिजन होता है इलास्टिक होता है, एक कोलिजन होता है इलास्टिक, एक कोलिजन होता है आपका इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीजें, देखो इलास्टिक कोलिजन में आपके पास मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, याद रखिए। आपके पास इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, मोमेंटम तो आपके पास क्या रहता है, ये कंजर्व्ड है, ठीक है। बट जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है इट चेंजेस, यानी ये कंजर्व नहीं रहती। बट टोटल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो आपके पास कोलिजन होता है वो दो टाइप का होता है, एक इलास्टिक कोलिजन होता है, एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है। अच्छा, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि पहचानेंगे कैसे कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है या इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। देखो दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा ना, एक चीज ध्यान रखना आपके पास कि जब इलास्टिक कोलिजन आपके पास हो रहा होगा ना, इलास्टिक कोलिजन, देखो इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या होगा, मान लो एक ये बॉल है और एक ये बॉल है, ठीक हो गया। मान लो ये दो आपकी बॉल है और ये क्या करा, ये इसकी तरफ को आ रही है और ये आपकी रेस्ट में है। तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ये कोलाइड करेंगे, कोलिजन के बाद ऐसा होगा, ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा होगा, ठीक है, ये मिल जाएंगे। लेकिन कोलिजन के बाद क्या होगा, ये ऐसे चलेगी और ये ऐसे चलेगी। तो देखो जब कोलिजन आपका ना, कोलिजन के बाद आपकी बॉडी सेपरेट हो जाए, मतलब क्या करी, पहली बॉडी आई दूसरी बॉडी से टकराई और आगे जाके दोनों सेपरेट होकर आगे चलने लगे, तो ऐसा कोलिजन आपका क्या है, इलास्टिक कोलिजन। लेकिन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास क्या है, ये आप देख सकते हैं कि अगर आप एक मार्बल को रखे कहीं पर और दूसरा मार्बल उसके पीछे फेंके, तो जो पहले वाला मार्बल है वो आगे चलने लग जाएगा और उसके पीछे से दूसरा वाला चलने लग जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन आपके पास क्या इन इलास्टिक कोलिजन क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है और कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज एक साथ आगे चल रही हैं, तो वो आपका इन इलास्टिक कोलिजन है। जैसे आप क्या करते हैं, क्या देखेंगे करके कि एक एग्जांपल इसका बहुत बढ़िया है कि आपके पास क्या एक वुडन, अगर आपके पास क्या है यहाँ पर वुडन एक ब्लॉक है और अगर क्या गन से फायर करें उस वुडन ब्लॉक में, तो आपकी जो बुलेट होगी इट विल बी एम्बेडेड इनटू दिस वुडन ब्लॉक और वो एक साथ आगे मूव करेंगे। तो ये आपका एग्जांपल किसका है, इन इलास्टिक कोलिजन का। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सेपरेशन हो रहा है, यहां पर सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं मतलब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या है कि आपके पास जो है, देखिए मोमेंटम भी कंजर्व रहता है आपके पास, देखिए काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास क्या रहती है, कंजर्व रहती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास कंजर्व रहता है। और बोथ ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है आपके पास, बोथ बी एंड सी आपके पास दे रखा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि मोमेंटम भी कंजर्व्ड है इसमें। और इसमें आपके पास देखो, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये कोलिजन कैसा है आपके पास, इलास्टिक कोलिजन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है कि ऑप्शन ए या बी अगर दिया होता, बोथ ए एंड बी, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों इसमें क्या हो सकती है, कंजर्व हो सकती है। आगे हम देखेंगे हमारे पास क्या, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स थ्रू ए डिस्टेंस 20 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द वर्क डन इज, अच्छा ऐसा रखा हुआ है, क्या क्या कर रहा है, क्योंकि ब्लॉक है यहाँ पर, उस पर क्या लग रहा है, 5 न्यूटन का यहाँ से फोर्स लग रहा है और वो क्या हो गया है कि डिस्प्लेस कर कर कहाँ चली गई है ऑब्जेक्ट, वो आपके क्या चली गई है, वो 20 मीटर पर चली गई है, ठीक है। अब देखो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में मोशन है, मतलब थीटा 0 है आपके पास, यानी W इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा सीधे आपके पास। एफ क्या दे रखा है आपको, 5 दे रखा है और डी क्या दे रखा है आपको, 20 दे रखा है। अच्छा इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 जूल का क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएंगे तो a body moves a distance of 10 meter, ठीक है, along a straight line under
the action of a force 5 Newton if the work done is 25 Joule, which the force makes with the direction of motion of the body is। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि a body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a force of 5 Newton. If the work done is 25 Joule, which the force makes with the direction of motion of the body is। मतलब ऐसा कुछ हमारे पास केस है कि कोई ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी जो है ये इस डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, लेकिन आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इसमें पूछा गया है कि डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब आपको निकालना है कि थीटा क्या है, ये थीटा क्या है आपके पास। देखो ये बोल रहा है विच द फोर्स मेक्स विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। फोर्स ऐसे लग रहा है, इंक्लाइंडली लग रहा है, ओब्लिकली लग रहा है, और ये आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो आपको थीटा निकालना है। तो W इज इक्वल टू आप क्या कर लोगे, एफ डी कॉस थीटा निकाल दोगे। अच्छा आपको यहां से क्या निकालना है, थीटा निकालना है। W आपको क्या दे रखा है, 25 जूल दे रखा है। F आपको क्या दे रखा है, आपको 5 दे रखा है। D आपको क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। मल्टीप्लाइड बाय आपको क्या हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। अच्छा इसे कैंसिल करोगे तो 5 1 जार 5, 5 5 जार 25 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। अच्छा यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कॉस के किस एंगल के लिए, किस थीटा के किस एंगल के लिए 1/2 वैल्यू होती है इसकी, तो होती है आपके 60 डिग्री के लिए। इसका मतलब है C इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू देन न्यू मोमेंटा विल बी। अच्छा देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि मान लेते हैं करके कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसे मान लेते हैं K1 है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी, यानी जो बाद में की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी K2 हो जाएगी, वो आपके पास 4 टाइम्स ऑफ K1 हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि न्यू मोमेंटा क्या होगा, न्यू मोमेंटम क्या होगा। अच्छा अभी हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ mk पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया, ट्वाइस ऑफ mk पढ़ा हुआ है। अच्छा इसे P1 ले लेते हैं, इसे K1 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है आपके पास कि जो P2 है उसमें आपके पास हो क्या रहा है, उसमें आपके पास जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला 2mk2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m, k2 की वैल्यू क्या दे रखी है, k2 की वैल्यू दे रखी है 4 टाइम्स ऑफ k1। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो P2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा ये 4 रूट से बाहर अगर आ जाएगा तो इसे मैं 2 लिख दूंगा और अंडर रूट हो जाएगा 2mk1 आपके पास हो जाएगा। अच्छा P2 इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा आपके पास। अच्छा इस टर्म को अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, ये आपके पास P1 है, तो यहां जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ P1 हो जाएगा, यानी जो आपके पास मोमेंटम है वो ट्वाइस ऑफ P1 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस में क्या दे रखा है, बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू, बिल्कुल यही दे रहा है, ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू दे रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को अगर हम जाएं, देखिए हमारे पास अ बॉय कैरिंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अ स्ट्रेट रोड इज डूइंग नो वर्क, दिस स्टेटमेंट इज। इसको बच्चों बड़े ध्यान से समझना, इसमें कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि कोई बच्चा है, उसके सर में क्या कर रखा है, उसने एक बॉक्स रखा हुआ है और वो किसी लेवल रोड में यानी एक सीधी रोड में क्या कर रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहा है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि नो वर्क इज डन, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ये सही है। देखिए इसमें सोचने की बात यह है कि फोर्स कहां लग रहा है। देखो बच्चे के अगर सर में वो क्या रखा हुआ है, वो बॉक्स रखा हुआ है, अगर बच्चा ये मेरे पास है, ये बच्चा अगर मेरे पास है और इसके सर में अगर क्या रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, तो देखो इसकी वजह से ना जो फोर्स लग रहा होगा बॉक्स की वजह से, वो नीचे को लग रहा होगा mg, लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, और ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा फोर्स नीचे लग रहा है, चलिए इस डायरेक्शन में रहा है, अब इस फोर्स की वजह से इस बॉक्स में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और जो चल रहा है ये किसी फोर्स की वजह से तो चल नहीं रहा है ये पर्सन,
ये तो खुद चल रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहां पर ये जो बॉक्स है इसकी वजह से फोर्स एक क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, बट क्या हो रहा है कि डिस्प्लेस तो नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है जहां फोर्स लग रहा है। अब यहां पर फोर्स इस बॉक्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। जैसे आपने पुली देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, वो क्या कर रहा है कि सर के ऊपर क्या ले जाता है आपके पास, कि आपके बैग्स वगैरह ले जाता है, वो चल रहा है देखो। लेकिन क्या हो रहा है, वर्क डन जीरो है उस केस में, क्योंकि जो उस बॉक्स की वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है बॉक्स का, फोर्स की वजह से, उस फोर्स की वजह से जो बॉक्स पे लग रहा है ग्रेविटी की वजह से। सो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि आपके पास क्या है कि अ बॉय कैरिंग अ बॉक्स, यानी कोई भी अगर एक बॉक्स को लेकर, जैसे मैं हाथ में क्या करूं, एक बॉक्स ले लूं और आगे चलता रहूं, तो यहां पर कोई वर्क डन नहीं हुआ है, जीरो वर्क डन हुआ है। गेटिंग इट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पावर रिक्वायर्ड बाय ए बॉय ऑफ मास 30 kg to run up a staircase of 40 steps in 10 seconds. Height of each step is 15 centimeter. Take g is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए बच्चों ये एनडीए 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है कि पावर रिक्वायर्ड बाय अ बॉय ऑफ मास 30 kg, ठीक हो गया, यानी कोई लड़का है जो 30 किलो का है, तो क्या है उसके द्वारा कितनी, यानी उसको कितनी पावर चाहिए स्टेयर केस में ऊपर को भागने के लिए, जिसमें क्या है 40 स्टेप्स है 10 सेकंड में, यानी 10 सेकंड में उसको 40 स्टेप्स पूरे ऊपर जाने, ठीक हो गया। और ईच स्टेप जो है वो 15 सेंटीमीटर का है। गेटिंग इट? ईच स्टेप जो है, मैंने आपको पहले, इससे पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था आपको, सीढ़ी कुछ इस तरीके की होगी, ये होगी आपके पास सीढ़ी, इस तरीके की सीढ़ी होगी आपके पास, ठीक है। ऐसे ही ऊपर की सीढ़ी, ऐसे 40 है। और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हाइट जो दी हुई है, ये हाइट जो क्वेश्चन में दी हुई है वो हमें क्या दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ऐसी 40 सीढ़ियां हैं। तो वो पूछ रहा है कि अगर 40 किलो का एक लड़का है तो उसको 10 सेकंड में, 10 सेकंड में ये 40 सीढ़ियां ऊपर चढ़, ये 40 स्टेप्स ऊपर चढ़ने में कितनी पावर उसकी यूटिलाइज हो रही है वो निकालनी है, ठीक है। अब पावर हमने पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, और वर्क क्या होता है आपके पास, एम जी एच ओवर टी हो गया, ठीक है। हमें एम क्या दे रखा है, मास क्या दे रखा है बच्चे का, 30 kg दे रखा है, ठीक है। जी क्या दे रखा है हमें, 10 बोल रखा है क्वेश्चन में। अच्छा एच की बात आती है, देखो हाइट की बात आती है। अब हाइट देखोगे ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। अब देखो एक सीढ़ी की हाइट 15 सेंटीमीटर, दूसरी सीढ़ी की हाइट 15 सेंटीमीटर, अगली की 15 सेंटीमीटर, अगली की 15 सेंटीमीटर, ऐसी 40 सीढ़ियां है। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, 40 सीढ़ियां है, ठीक है। एक सीढ़ी की हाइट 15 सेंटीमीटर है, और क्योंकि यहां पर केजी में दिया हुआ है ये, और ये सेकंड में दिया हुआ है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 100 हो गया। अच्छा इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आ रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यस ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो यहाँ पर एच की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अपॉन टाइम हमें कितना दे रखा है नीचे, 10 सेकेंड, कितना दे रखा है टाइम, कितना दे रखा है, हाँ 10 सेकेंड दे रखा है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 3 जार 18, यानी 180 आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, 180 वॉट आपके पास पावर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन अ स्विंग राइजेस टू ए सर्टेन हाइट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। अच्छा ये भी क्या आपके पास है, एनडीए 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्विंग का क्या मतलब है, यहाँ पर झूला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसा बोल रहा है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि यहां पर कहीं पर क्या है, ये झूला लगा हुआ है, ठीक है, इसका काउच मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास झूला लगा हुआ है, वो बोल रहा है जब राइज कर रहा है झूला और किसी सर्टेन हाइट तक जा रहा है, मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है, और मान लो यहां पर कहीं पर आपका झूला पहुंच गया, राइज करते झूलते हुए यहां तक पहुंच गया, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, रेस्ट पोजीशन से यहां तक जा रहा है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इस सिचुएशन के लिए। तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। देखो ऑलवेज रिमेंबर दैट, जो अगर आपके पास क्या हो रहा है, ऐसा स्विंग हो रहा है ना,
या ऐसा पीरियोडिक मोशन हो रहा है आपके पास, तो ये जो सबसे नीचे पॉइंट होता है यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होती है, और यहां पर जो है इस पॉइंट पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये याद रखना। इसका मतलब है जब ये झूला ऊपर को जा रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, अगर ऐसा स्टेटमेंट हमारे पास है तो वो सही होगा। इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, देखो वाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। देखो पहला स्टेटमेंट मुझे जो मिल गया वो मेरे को क्या लग रहा है, सही स्टेटमेंट मिल गया। अगला हमारे पास क्या कह रहा है, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस वाइल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ये तो गलत हो गया मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास देखो अगला क्या है, बोथ पोटेंशियल, नहीं ये भी नहीं होगा। बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इंक्रीजेस, नहीं ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी आपके पास क्या हो रहा होगा कि आपके पास जैसे पेंडुलम आपके पास है, पेंडुलम क्या कर रहा है, अपनी रेस्ट पोजीशन मीन पोजीशन पे है, ठीक है। आपके पास जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये इस पास क्या होगी, आपके पास ये जैसे क्या करेगा, हाइट में ऊपर जाने लगेगा, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आने लगेगी। गेटिंग माई पॉइंट, क्या आने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आने लगेगी, ठीक हो गया। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, ए ऑप्शन क्या है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है इसका, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, ओके पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन नहीं होगा इसका, इसका बी ऑप्शन होगा, गलत टिक कर दिया, बी ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है ना, ऊपर जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। हाँ, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी आपकी क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या है इस तरीके से, जैसे पेंडुलम आपका जा रहा है कि पेंडुलम आपके पास क्या जा रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है कि यहां पर आपकी मीन पोजीशन पर है और फिर ऊपर जा रहा है, तो उसकी क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ए सही, ए करेक्ट नहीं होगा, उसमें उल्टा स्टेटमेंट देख लिया हमने। देखो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास देखो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। क्या इसमें मुझे टाइम दिखाई दे रहा है, तो नहीं, डिपेंड करता है। वर्क डन कैन नेवर बी जीरो, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अभी अभी तो हमने देखा था एक केस पीछे कि जब आपके पास क्या कर रहा था, एक लड़का सर में एक बॉक्स लेकर क्या कर रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, और देखो हमारे पास क्या होगा, तो वर्क डन आपके पास जीरो होगा। और W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, जैसे मान लो मैं एक वॉल को धक्का दे रहा हूं, एक दीवार पे धक्का लगा रहा हूं, तो वॉल तो डिस्प्लेस नहीं हो रही ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो वर्क डन भी मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है वर्क डन जीरो हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है, वर्क डन जीरो भी होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ये तो सही है आपके पास। इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट कहा है, तो आपके पास स्टेटमेंट सी जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रखा है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। देखो बोला जा रहा है कि एक बॉडी को क्या कर रहा है, मान लो ये बॉडी है, इसे क्या करा जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, और फिर क्या कर रही है, वो वापिस आ रही है, नीचे वापिस आ रही है, ठीक हो गया। तो पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, भैया मैक्सिमम कब होगी, जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, मास तो चेंज हो नहीं सकता, g की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, h आपके पास क्या है, यही चेंज हो रहा है। तो जब आपके पास क्या है, बॉडी जो है मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो पूछ रहा है ऑन द ग्राउंड और एट द मैक्सिमम हाइट, बिल्कुल एट द मैक्सिमम हाइट होगी। एट द मैक्सिमम हाइट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो बच्चों देखिए, ये चैप्टर जो आपके पास है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर, इससे ना वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, 1 या 2 मार्क्स का आपके एनडीए के एग्जाम में इससे आ रहा है। बट क्या है कि 1 या 2 का आ रहा है, तो हम जितने इससे क्वेश्चंस लगा लेंगे, अगर सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन वहां आने वाला होगा, हो सकता है कि यहीं से हमारे पास वो क्वेश्चन बन जाए, या इन्हीं कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन बन जाए। तो हम क्या करेंगे कि एक और पार्ट में आपको इसके लिए लेके आऊंगा, इसी टॉपिक का, वर्क एनर्जी एंड पावर, जो मैं आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है बच्चों। तब तक आप क्या करते रहिए, अपने एनडीए के एग्जाम के लिए बिल्कुल फोकस्ड रहिए, और बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। देखिए फिजिक्स आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर एनडीए के एग्जाम में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है ये, क्योंकि देखिए जैसे ही आपका मैथ्स क्वालिफाई होगा, तो अगर आपने जीएस का पोर्शन
या अपना इंग्लिश का पोर्शन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं आया या आपका पढ़ा हुआ नहीं आया, लेकिन आपने अगर फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपके फिजिक्स के अराउंड 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी 100 मार्क्स का आपका पास क्या है, फिजिक्स का पोर्शन आ रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए और हर एक कॉन्सेप्ट को यहां पर हमारे पास क्या करते जाइए, बिल्कुल उसको हमारे साथ कंटिन्यू करते जाइए। तो बच्चों तब तक पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।